हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। प्रिपरेशन मंत्रा चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं कुणाल किशोर, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम लोग क्लास 12th के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्लक्स को जानेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और तब उस फ्लक्स से रिलेटेड टॉपिक आता है गॉस लॉ। ठीक है ना। तो आज हम लोग टॉपिक को सीख रहे हैं। क्या टॉपिक है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? सबसे पहले तो आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ये तो सबको पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक चार्ज का एक रीजन जहां तक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सकता है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, ये एक चार्ज है। अब ये चार्ज दूसरे चार्ज पर या तो रिपल्सन का फोर्स या तो अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा है। तो मान लो ये चार्ज जो है दूसरे चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसको एक वायर से खींच रहा है। तो इस दोनों के बीच में हमको कोई लाइन नहीं दिखता है। उस लाइन को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या था? एक इमेजिनरी लाइन था जो आपको बताए थे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है। लाइन बहुत सारा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब चार्ज से रिलेटेड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब मैग्नेट से रिलेटेड लाइन। तो चार्ज के चारों तरफ का रीजन जो होता है, वो रीजन में जो लाइन वो नहीं दिखता, लेकिन वो लाइन तो होता है, एग्जिस्टेंस है, क्योंकि वो लाइन का मतलब उसी से फोर्स जनरेट हो रहा है। इमेजिनरी लाइन which apply force on another charge। तो ये जो लाइन है, यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स वर्ड आ गया। इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट होगा। फ्लक्स भी आपको देखिए पड़ेगा। एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो लाइन होगा वो मैग्नेट से रिलेटेड होगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो लाइन होगा वो चार्ज से रिलेटेड लाइन होगा। ठीक है ना। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes through the given surface area। किसी भी सरफेस से होकर पास होने वाला जितना लाइन होता है, उस सारे लाइन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर से सुनिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes through the given surface area is defined as इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कितना लाइन बाहर निकलता है वो नहीं, कितना लाइन किसी सरफेस से होकर पास करता है। जैसे मान लेते हैं मेरा यहां से एक लाइन, अब ये पाम से समझ लो यहां से एक टॉर्च लाइट जला रहे हैं, तो हो सकता है सारा लाइट इस पर नहीं स्ट्राइक हो, कुछ लाइट इधर से निकल जाए। उसी तरह जो लाइट इस सरफेस पर टकराया और पास हो गया, तो उस लाइन को बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो लाइन हो गया उसी को क्या बोलेंगे? फ्लक्स। तो यहां पर एक फिगर से आप इमेजिन कर सकते हो, यहां पर एक सरफेस बना रहे हैं। ठीक है ना। ये एक सरफेस है और बहुत सारा लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पर बहुत सारा है। ठीक है ना। ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो जो लाइन उस सरफेस से पास करेगा उसी लाइन को फ्लक्स बोलेंगे। जो भी लाइन किसी सरफेस से होकर पास करे, बाहर वाला फ्लक्स नहीं होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन ये फ्लक्स है। ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही को बुलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नया कुछ नहीं है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू द गिवन सरफेस एरिया is defined as electric flux। The number of electric field lines passes through the given surface area is defined as electric flux। मतलब आपको याद रखिए, यहां पर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, और ये इसका सरफेस एरिया, इसका कुछ एरिया होगा। तो जितना लाइन उस सरफेस से पास होता है उसी लाइन को फ्लक्स बोलते हैं, और जो लाइन नहीं पास होता उसको फ्लक्स नहीं बोलेंगे। फ्लक्स क्या है? जस्ट लाइक अ नंबर है, काउंटेबल नंबर है। ऐसा नहीं कि इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला बताएंगे आपको। मतलब फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिजिक्स में जो भी फिजिकल क्वांटिटी होता है वो या तो स्केलर होता है या तो वेक्टर होता है। और स्केलर वेक्टर आप उसको, ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक है, कोई टेबल है, उस टेबल में कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर, उसको हम लोग याद कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप उसको इमेजिन करो कि क्या इसमें डायरेक्शन है। अगर है तो वेक्टर है, अगर नहीं है तो स्केलर है। तो आप इमेजिन कीजिए कि ये डायरेक्शन क्या बता रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। लेकिन हमको डेफिनेशन क्या है फ्लक्स का? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू द गिवन सरफेस एरिया। जितना लाइन किसी सरफेस से होकर पास करता है उस लाइन को फ्लक्स बोलते हैं। तो नंबर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। नंबर इज जस्ट लाइक अ काउंटिंग, मतलब गिन सकते हैं 10 लाइन है कि 50 लाइन है कि 100 लाइन है,
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू द गिवन सरफेस एरिया इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जितना लाइन पास करता है उस लाइन को ही फ्लक्स बोलते हैं। तो आपसे यहां पर पहला टॉपिक क्या पूछा, बोलेगा एक्सप्लेन द लॉजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलेगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू द गिवन सरफेस एरिया। एकदम ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट होता है उसी को मैग्नेटिक फ्लक्स में कन्वर्ट करते हैं। वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाता है, ठीक है ना। और 10th में नहीं था, नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड लाइन निकलता है, ठीक है ना। फील्ड लाइंस को आप देख नहीं सकते, फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन। इसके इफेक्ट को आप महसूस कर सकते हैं, मतलब जो अट्रैक्शन रिपल्सन का जो इफेक्ट है, वो इफेक्ट फोर्स को नहीं देखा सकता है, फोर्स के इफेक्ट को देखा सकता है, ठीक है ना। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज, मतलब फोर्स लगाने क्या 10 न्यूटन अमाउंट को देख रहे हैं, नहीं, 10 न्यूटन के कारण उसका स्ट्रक्चर बदल गया, उसको देख रहे हैं। उसी तरह फ्लक्स जो है, जो ऐसा लाइन जो सरफेस से पास हो रहा है उसको देख थोड़ी सकते हैं, उसका कोई डायरेक्शन थोड़ी आपको पता चलेगा, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमको बस नंबर काउंट करना है। सो इट इज स्केलर क्वांटिटी। दूसरा पॉइंट उठता है क्वेश्चन, फॉर्मूला आप बताइए सर, कैसे निकालेंगे फ्लक्स। तो सबसे पहला पूछेगा, ऑन विच फैक्टर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल डिपेंड। किस फैक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी। सबसे पहला फैक्टर है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, ई का वैल्यू उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा है एरिया, अब छोटा एरिया है, बड़ा एरिया है, ठीक है ना, और बड़ा एरिया है, एरिया पर डिपेंड करेगा फ्लक्स का वैल्यू। और तीसरा एंगल, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एंगल के बीच में, जैसे मान लो मेरा हाथ ऐसे रख दिए और यहां एक टॉर्च लाइट जला दी, लाइट ऐसे चला गया, अब टॉर्च यही का ही है, हम इसको हाथ कैसे कर देंगे, तो क्या इसका स्ट्रेंथ बदला, नहीं, क्या इसका एरिया बदला, नहीं, एंगल बदल गया। तो एंगल बदलने से फ्लक्स बदलता है। तो यहां पर तीन फैक्टर है, एक तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, दूसरा हो गया एरिया का स्ट्रेंथ, और तीसरा होता है एंगल। तो तीनों से हमको क्या निकलेगा, फ्लक्स। और अभी इसके जस्ट प्रीवियस क्लास में आपको बताए थे टॉर्क। टॉर्क में क्या निकला था, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम था, डाइपोल मोमेंट का काम था, और थीटा का काम था। टॉर्क कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। ये कैसा है, स्केलर। तो स्केलर में कॉस का यूज होता है और वेक्टर में साइन का यूज होता है। तो जब कॉस का यूज होगा तो आपको पता है कॉस किस में होता है, डॉट प्रोडक्ट में। कॉस थीटा का यूज किस में होगा, तो डॉट प्रोडक्ट में। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या याद रखना है, सिंपली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, that is vector quantity, and area vector. The dot product of electric field and area vector is defined as electric flux. इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का मल्टीप्लीकेशन, लेकिन वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है, या तो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन डॉट होगा या तो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन क्रॉस होगा। अगर वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन डॉट होता है तो वहां पर कॉस थीटा यूज होगा, अगर क्रॉस होगा तो साइन थीटा यूज होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। तो आपसे अगर पूछा जाए कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो ई डॉट ए, ठीक है ना। आप इसको लिख सकते हैं सिंपली 5 इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है ना। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या निकल गया, ई ए कॉस थीटा। बोलेगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो आप देखो इस चैप्टर में टॉर्क निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट का यूज हुआ और फ्लक्स निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट का यूज हो रहा है। इसलिए क्रॉस निकालने में जो वैल्यू निकला वो वेक्टर क्वांटिटी है और डॉट के लिए जो वैल्यू निकला वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स कैसा क्वांटिटी, स्केलर। टॉर्क कैसा क्वांटिटी, वेक्टर, ठीक है ना। यूनिट तो याद नहीं किया था, आपको बताए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हमको पता है, क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। एरिया का क्या होता है, याद कीजिए, मीटर स्क्वायर। तो अगर पूछेगा व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या लिखेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।
ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स एंड द फ्लक्स इज द न्यूमेरिकल वैल्यू टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासेस थ्रू द गिवन सरफेस एरिया। फ्लक्स निकालना है तो आपको वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है ना, किसका वैल्यू दिया रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया रहेगा, एरिया का वैल्यू दिया रहेगा, या तो डायरेक्ट एंगल देगा ई और ए के बीच में, एंगल आपको ई और ए के बीच में डायरेक्ट लिख देगा, और नहीं तो आपको इनडायरेक्टली एंगल निकालना होगा, ठीक है ना, उसमें क्रॉस डॉट का यूज करेंगे। तो फ्लक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसी फ्लक्स से एक टॉपिक आता है गॉस लॉ, ठीक है ना, एक साइंटिस्ट था वो गॉस लॉ, सिंपली याद रखना फ्लक्स का फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा, फ्लक्स ई ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो फ्लक्स कॉस 0 मालूम है, कॉस 90 मालूम है, तो फॉर्मूला से निकल सकता है ना, सिंपली फ्लक्स का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासेस थ्रू द गिवन सरफेस एरिया, ठीक है ना। हम लोग का देखो सबसे पहले एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, जिस किसी भी चैप्टर का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है उस चैप्टर के नाम में छुपा हुआ है। यहां पर इस सारे टॉपिक को जिस चैप्टर में हम लोग स्टडी कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो हम लोग को अल्टीमेट क्या करना है, फील्ड निकालना है, क्या फाइंड करना है, फील्ड। तो यहां पर फील्ड को निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, गॉस लॉ का यूज करना सीखेंगे, ठीक है ना। गॉस लॉ एक साइंटिस्ट था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने का एक डिफरेंट तरीका निकाला, उसका हम डेरिवेशन भी करेंगे, ठीक है ना। तो देखो तो फ्लक्स से रिलेटेड जो टॉपिक होता है वो टॉपिक का नाम क्या है, गॉस लॉ। क्या होता है गॉस लॉ, ये समझिए पहले। गॉस लॉ इज एन अल्टरनेटिव वे टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म बॉडी। पहले तो सबसे पहले गॉस लॉ क्यों फाइंड किया गया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग को कॉमन फॉर्मूला था कूलम्स लॉ में, लेकिन कूलम्स लॉ जो वैलिड था पॉइंट चार्ज के लिए था, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कूलम्स लॉ वैलिड नहीं हो पाता है, नहीं सॉल्व होता है, उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आएगा, पूरा इंटीग्रेशन डिफरेंस हो जाएगा। तो उसके कैलकुलेशन को आसान करने के लिए गॉस नाम का एक साइंटिस्ट क्या निकाला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना सिखाया। तो इस लॉ में देखो क्या दिया गया, गॉस लॉ क्या बताया, सबसे पहले गॉस लॉ के लिए एक सरफेस होना चाहिए, एक क्लोज सरफेस, मतलब मान लो ये किसी भी शेप का सरफेस है, ठीक है ना, इसके अंदर में कुछ चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4, बहुत सारा चार्ज इसके अंदर है, और कुछ चार्ज बाहर में है Q5, Q6, Q7, ठीक है ना, ये चार्ज है, प्लस माइनस कुछ भी है, ठीक है ना, चार्ज किसी फॉर्म में हो सकता है ना। गॉस क्या बताया, ध्यान सुनिए, अकॉर्डिंग टू गॉस द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface is equal to the ratio of total charge to the epsilon naught। अगर आप इस फॉर्मूला में ध्यान से देखिएगा तो जो चार्ज बाहर है उसको हम नहीं ले रहे हैं, किसी भी सरफेस से घिरा हुआ टोटल चार्ज होगा उस सारे चार्ज को ऐड कर दीजिए, किसी भी सरफेस से जो चार्ज घिरा हुआ उस सारे चार्ज को क्या कर दो, ऐड कर दो, और उसको डिवाइड किससे कर दो, एप्सिलॉन नॉट से। तो ये जो टर्म आपका निकलेगा इसी टर्म को बोलते हैं फ्लक्स, ठीक है ना। बोलेगा वहां पर फ्लक्स का फॉर्मूला सर क्या था, तो E इंटू ए, यहां पर फ्लक्स में चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट से निकाल सकते हैं। एकदम माइंड में सेट कर लीजिए, जो चार्ज है वो चार्ज किसी बॉडी के अंदर होना चाहिए, बॉडी के बाहर के चार्ज के लिए गॉस लॉ वैलिड नहीं होता है। इसका प्रूफ मतलब दैट इज, यहां पर जो फ्लक्स है ये फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, चार्ज इनक्लोज्ड। हो सकता है चार्ज 0 हो जाए, हो सकता है ना 10 कूलम, -10, 5, -5 सब मिला के 0 हो जाए, फ्लक्स 0, कोई दिक्कत नहीं। बस दिमाग में याद रखना है कि जब भी चार्ज को जोड़ो वो चार्ज कौन सा लिखो, किसी बॉडी के अंदर का चार्ज, पूरे बॉडी के अंदर का चार्ज, ठीक है ना। तो Q और उसको डिवाइड किससे कर देना है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। और फ्लक्स का फॉर्मूला हमने क्या सीखा, E डॉट, अब एरिया स्मॉल एरिया ले लेते हैं, उसको इंटीग्रेट करेंगे dA, ठीक है ना।
ई डॉट डी ए। मतलब अब इसको यहां पर इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा, जानते हो? तो इंटीग्रेशन का एक सिंबल आपको बताए थे, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। आप बुक में देखिएगा कहीं कहीं ऐसा क्लोज का सिंबल लिखा रहता है, जानते हो? इस क्लोज का साइन का मतलब फ्लक्स नहीं है, इस क्लोज का मतलब है ये जो फॉर्मूला वैलिड होगा, किसके लिए वैलिड होगा? चार्ज बॉडी के अंदर होना चाहिए। फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर क्लोज चार्ज सिस्टम, इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रल। ऐसा नहीं कि इसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कुछ अलग आ जाएगा, इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना? फॉर्मूला वही का वही रहेगा, बस कॉन्सेप्ट में याद रखना है कि चार्ज क्या होना चाहिए? किसी बॉडी के अंदर होना चाहिए। तो फ्लक्स का दो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट और दूसरा ई डॉट ए। चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट कब यूज करना है? जब चार्ज बॉडी के अंदर हो। अब देखो इसका प्रूफ भी हम लोग करके दिखाएंगे, ठीक है ना? हम लोग देखो इसका प्रूफ करके दिखाते हैं कि गॉस लॉ का फॉर्मूला चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट कैसे होता है। तो प्रूफ के लिए एक स्टैंडर्ड माना जाता है, ठीक है ना? तो हम लोग यहां मान लेते हैं कि स्फीयर एक हॉलो स्फीयर है, इस हॉलो स्फीयर के सेंटर पर हम क्या रख दिए? चार्ज रख दिए। हम लोग को प्रूफ करना है फ्लक्स, तो चार्ज से क्या होगा? लाइन बाहर निकलेगा, ठीक है ना? इस हॉलो स्फीयर का रेडियस को मान लेते हैं r। हमको नहीं मालूम गॉस लॉ का क्या होता है, हमको बस ये पता है कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है। क्या पता है फ्लक्स का? फ्लक्स हम लोग को मालूम है कि फाई का मान क्या होता है? ई ए कॉस थीटा, ठीक है ना? ये नहीं होता है? तो हमको याद रखिए जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो वहां पर पहले कौन सा चार्ज रखते हैं? +1। अब यहां जानते हो क्या कर दो? एक छोटा सा एरिया कट करो, मतलब एक स्फीयर कह रही है छोटा सा पार्ट। अब इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या होगा? पूरा बॉडी मिल जाएगा ना। जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है प्लस प्लस में क्या होगा? रिपल्सन। और एरिया हमेशा क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। इस एरिया को मान लो DA, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहीं भी चले जाए नहीं बदलेगा, एरिया का वैल्यू छोटा बड़ा बदल सकता है। तो हम लोग को पता है फाई का मान क्या होगा? इंटीग्रेशन लगाना है, ठीक है ना? ई डी ए कॉस। अब देखो थीटा का मान कितना होगा? थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी ए। ई और डी ए के बीच कितना डिग्री का एंगल? 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इंटीग्रेशन तो वही रहेगा, ई डी ए कॉस 0 1 हो गया। यहां पर एक छोटा सा सर्किल बना देना। ये सर्किल क्या बताता है? कि जो चार्ज है बॉडी के अंदर है और कुछ नहीं, इसका और कोई दूसरा काम नहीं है, ठीक है ना? ये फ्लक्स है, ये फ्लक्स का सिंबल है और वो इंटीग्रेशन का सिंबल है। ई को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन का सिंबल DA। आपको हम बता चुके हैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। तो DA का इंटीग्रेशन क्या होगा? a। यहां पर लिख देते हैं फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू क्या होता है? x। अगर यहां dx है तो x होगा, dy है तो y है, d थीटा तो थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? फाई का मान क्या निकल गया? e इंटू a, ठीक है ना? अब E का फॉर्मूला पता है और A का मतलब पूरे स्फीयर के एरिया। तो अगर हम लोग यहां ध्यान से देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई R स्क्वायर, स्फीयर के एरिया, ठीक है ना? अब इसमें जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल। तो फाई का मान क्या निकल गया? Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये है गॉस लॉ का डेरिवेशन, ठीक है ना? किसका डेरिवेशन है? गॉस लॉ का। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिर से देखो, फाई का मान क्या होता है? E डॉट DA। थीटा 0 डिग्री है, कॉस 0 का मान कितना हो गया? 1 हो गया। E को बाहर निकालो, DA का इंटीग्रेशन कितना होता है? A। और A का मान पुट कर दो, E का मान पुट कर दो, क्या निकल गया? फाई। तो आपसे अगर पूछा जाए कि गॉस लॉ का प्रूफ कीजिए, तो ये गॉस लॉ का प्रूफ है। देखो कभी भी याद रखना कि फ्लक्स का मान 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। फ्लक्स इज अ नंबर। 0 का मतलब हो सकता है टोटल फ्लक्स ही 0 हो जाए। इस फॉर्मूला का यूज एकदम लिमिटेड है। इस फॉर्मूला का यूज कब करना? जब चार्ज किसी बॉडी के अंदर हो। अगर चार्ज बॉडी के बाहर होगा तो इस फॉर्मूला का यूज नहीं करना। मतलब फ्लक्स का दो फॉर्मूला आप सीखें, फ्लक्स इक्वल टू चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो गया? E डॉट ए। तो E डॉट ए कहीं यूज करो, लेकिन चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट कहां यूज कीजिएगा?
चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आपको यूज करना है केवल क्लोज सरफेस के लिए। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग गॉस लॉ का 5 एप्लीकेशन का डेरिवेशन देखेंगे। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, जो आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन काम होगा सीट के लिए, एक सरफेस के लिए, 3D बॉडी के लिए, मतलब कंडक्टर के लिए। फिर हम लोग सीखेंगे हॉलो स्फीयर में आउटसाइड, एट द सरफेस इनसाइड, और सॉलिड स्फीयर में फिर वही कंडीशन देखेंगे। उसके बाद बहुत सारा पॉइंट, ये सारा काम है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को निकालने में डिफरेंट कंडीशन प्रॉब्लम हो रहा था वहां पर, मतलब अगर इस चैप्टर 1 को देखोगे तो इस फर्स्ट चैप्टर में वेक्टर का सारा कॉन्सेप्ट है, डॉट प्रोडक्ट का भी कॉन्सेप्ट है, क्रॉस का भी कॉन्सेप्ट है, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो होता ही है। तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको जो वेक्टर का वीडियो है क्लास 11 से रिलेटेड उसको देखिए। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर एक भी टॉपिक, जैसे मान लो किसी को गॉस लॉ अगर समझ नहीं आएगा तो उसको अगला टॉपिक समझने का सवाल ही नहीं है। इसलिए एक एक टॉपिक को एकदम कंसंट्रेट होकर उसको वीडियो को ऑब्जर्व कीजिए, पेशेंस रखिए। बिना पेशेंस के फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं आएगा। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट योर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट फिजिक्स, तब पढ़िए, देखिएगा कितना अच्छा फिजिक्स सब्जेक्ट होता है। एक एक पॉइंट को देखना सीखिए, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए आगे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रिपरेशन मंत्रा।